हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 9 मार्च 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आंसर की के साथ आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक मेरा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है, तो आपको टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। और पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोगों ने कौन से दिन मनाया? तो हर साल ये दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है। एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे हर बार पूछा जाता है। कुछ डे पूरे साल में बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि मनाए जाते हैं। उनमें से एक है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इसके अलावा पर्यावरण दिवस भी बहुत बार पूछा जाता है, योगा डे पूछा जाता है, डॉक्टर्स डे पूछा जाता है, वाटर डे, अर्थ डे। ये सारे दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें से एक ये है। और इस बार की थीम भी ध्यान रखिएगा, 2022 की थीम रही जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। ये दिवस बेसिकली इसलिए मनाया जाता है कि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो कि महिलाओं को हर एक एरिया में इक्वलिटी के साथ ट्रीट किया जाए, और साथ में हर एक केस में उनको राइट मिले। कल्चरल इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं इस दिन कि महिलाओं को उनका हक हर एक पैरामीटर पर मिले। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट इंडिया एट 2041 क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका एक्सपेडिशन। कहने का मतलब यह है कि जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान में भारत की तरफ से भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए रिप्रेजेंटेटर के तौर पर किसको चुना गया है? तो ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही हैं, इनका नाम है आरुषि वर्मा। और आरुषि वर्मा कौन है? ये नेशनल लेवल की शूटर हैं। पिस्टल शूटिंग इवेंट में ये हिस्सा लेती हैं भारत की तरफ से। दिल्ली से बिलोंग करती हैं, और इसके अलावा ये पार्ट टाइम में एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं। कहने का मतलब ये कि पर्यावरण को बचाने के लिए भी कई सारे काम करती रहती हैं। तो इस बार जो 2041 क्लाइमेट फोर्स है, जिसको मार्च के ही महीने में इस बार ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और इसमें आपको बता दूं 12 दिन का एजुकेशनल जर्नी होने वाला है। अंटार्कटिका के सी पर जाकर यहाँ पर मल्टीपल कंट्रीज हिस्सा लेंगे, और इस बारे में बात करी जाएगी कि किस तरीके से अंटार्कटिका रीजन को बचाया जाए। यहाँ पर ग्लेशियर्स लगातार पिघल रहे हैं, तो कैसे उसे बचाया जाए। अंटार्कटिका आपको पता होना चाहिए, जैसे ये है हमारी ग्लोब मतलब अर्थ, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये आपका कहलाता है आर्कटिक रीजन। क्या कहलाता है? आर्कटिक रीजन। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये कहलाता है अंटार्कटिका। ठीक है। और जो ऊपर वाला है, तो जाहिर सी बात है, ये आपकी नॉर्थ हुई ना डायरेक्शन, तो ये कहलाता है नॉर्थ पोल। और ये हुई आपकी साउथ डायरेक्शन, तो ये कहलाता है साउथ पोल। तो साउथ पोल पे अंटार्कटिका है, ध्यान रखिएगा। नॉर्थ पोल पे आर्कटिक रीजन है। यहाँ पर बात हो रही है अंटार्कटिका की, मतलब साउथ पोल की यहाँ पर बात हो रही है। इसके अलावा इसका मेन मोटो ये भी है कि रिन्यूएबल एनर्जी के संसाधन भी हमें अंटार्कटिका से मिले। साथ में अंटार्कटिका को पॉल्यूटेड नहीं होने देना है, क्लीन रखना है हमेशा। और वहाँ पर जो क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं उनके इफेक्ट्स पर भी ध्यान देना है। तो भारत को रिप्रेजेंट करेंगी आरुषि वर्मा। आप सभी के लिए एक बड़ा अनाउंसमेंट है। कल शाम को मैंने साइंस के नोट्स बनाकर पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग टेलीग्राम पर आपको दे दी है। तो आप में से ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है, तो आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं 23 मार्च से जो मैं एमसीक्यू सीरीज 1500 एमसीक्यू की नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, उससे रिलेटेड भी सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर ही मिलेंगी। तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, इसीलिए मैं डेली आपको बोलता रहता हूँ। बहुत सारे तो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको करेक्ट टेलीग्राम ही नहीं पता है, क्योंकि मेरे नाम से कई सारे फेक अकाउंट भी चलाए जा रहे हैं। तभी मैं आपको बोल देता हूँ सीधा सीधा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है टेलीग्राम का लिंक, सीधे जाके आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहीं से आप ऑथराइज चैनल पे पहुंच जाएंगे। तो अगर आप हिंदी और इंग्लिश साइंस के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं, तो तुरंत अभी वीडियो के बाद जाइएगा टेलीग्राम पे, और इजिली वन लिंक पे आपको डाउनलोड मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज टॉप्ड इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए, जब देश की बात होती है तो उसको जीडीपी बोला जाता है। जीडीपी का मतलब सकल घरेलू उत्पाद होता है हिंदी में। और जब राज्य की बात करी जाती है तो इसको बोला जाता है जीएसडीपी, मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोला जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि यह कौन सा राज्य है जो कि पर कैपिटा इनकम में, इसका अगर हिंदी में मतलब बोला जाए तो यह कौन सा राज्य है जिसके अंदर प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। ठीक है, जहां पर सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय पिछले कुछ टाइम में बढ़कर निकल के आई है, तो यह है तेलंगाना। इस बार तेलंगाना ने इसमें टॉप किया है।
तेलंगाना ने महाराष्ट्र और कर्नाटक को पछाड़ते हुए नंबर 1 रैंक यहाँ पर हासिल करी है। 2020 से लेकर अभी तक अगर देखें 2021 के सत्र में, तो तेलंगाना के अंदर पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय जो है ये 17% तक बढ़ी हुई है। ओके, और इतना ही नहीं, तेलंगाना के अंदर कई सारे ऐसे भी प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं जिनका सीधा सीधा फायदा कई सारे तबकों को मिलता है। जैसे कि वहाँ पर किसानों के लिए अभी तक का भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है राइतु बंधु। इसके अलावा एक कलेश्वरम नाम का प्रोजेक्ट चलाया जाता है। ये इवन पूरी दुनिया का आज तक का सबसे बड़ा सिंचाई प्रोजेक्ट है। क्या नाम है? कलेश्वरम। ये भी तेलंगाना में चल रहा है। इसके अलावा भी यहाँ पर एक आरोग्य लक्ष्मी स्कीम चलाई जाती है प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए। ठीक है, तो इन सारी स्कीमों को देखते हुए यहाँ पता लगता है कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट वाकई में हाई हुआ है तेलंगाना का। यहाँ पर चंद्रशेखर राव की सरकार है और यहाँ की गवर्नर है तमिलसाई सुंदरराजन। गुजरात में भूपेंद्र पटेल की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन में सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं? तो ये है हमारा भारत। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन चैंपियनशिप आयोजित करी गई और इसमें सबसे ज़्यादा मेडल भारत ने जीते हैं। टोटल हमने 7 मेडल जीते हैं, जिसमें से आपको बता दूं 4 गोल्ड जीते हैं, 2 सिल्वर जीते हैं और 1 यहाँ पर ब्रोंज जीता है। सेकंड नंबर पे नॉर्वे रहा, नॉर्वे ने 6 मेडल जीते हैं और तीसरे नंबर पे फ्रांस रहा, फ्रांस ने 3 मेडल जीते हैं। ठीक है, और भारत की कैपिटल आपको पता ही है नई दिल्ली, नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो, फ्रांस की कैपिटल पेरिस और स्पेन की कैपिटल मैड्रिड। यहाँ पर आपसे ये भी पूछ सकता है कि इस बार का ISSF चैंपियनशिप कहाँ पर हुआ? तो आपका आंसर होगा ये हुआ इजिप्ट की कैपिटल कायरो में। कहाँ पर? इजिप्ट की कैपिटल कायरो। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अभी हाल ही में अनाउंस किया है कि ये भारत का सबसे बड़ा सेंटर खोलेंगे। और ये कैसा सेंटर होगा? भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर, जिसकी स्थापना कौन से शहर में करी जाएगी? माइक्रोसॉफ्ट इस बार हैदराबाद के अंदर भारत के सबसे बड़े डेटा सेंटर की स्थापना करने जा रहा है। मैं आपको बता दूं डेटा सेंटर का मतलब क्या होता है, पहले आप ये जान लो। देखिए, डेटा सेंटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर कल को मान लेते हैं आपको एक सॉफ्टवेयर कंपनी खोलनी है। ठीक है, सॉफ्टवेयर कंपनी जब आप खोलने जाओगे तो आपको सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी। अब सर्वर खरीदना ही सबसे महंगा हो जाता है। बात आ गई समझ? इस केस में क्या है कि आप डेटा सेंटर से संपर्क कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं आपको जितने पोटेंशियल का सर्वर अपनी कंपनी को संचालित करने के लिए चाहिए, वो सर्वर मान लेते हैं मार्केट में 40 लाख रुपए का है। ठीक है, अब इस केस में क्या है कि अभी आपके पास मान लीजिए 40 लाख रुपए है नहीं, तो आप डेटा सेंटर में सीधे सीधे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ से आपको लीज पर सर्वर मिल जाएगा और उस सर्वर को आप यूज़ कर सकते हो। ये सर्वर पर ईयर के रेंट के हिसाब से भी मिलते हैं और पर मंथ के भी रेंट के हिसाब से मिलते हैं। तो डेटा सेंटर दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसेस में से एक है जो कि सॉफ्टवेयर क्षेत्र में है। अभी तक, जैसा कि यहाँ पर ध्यान रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट ने बोला है कि ये भारत का सबसे बड़े डेटा सेंटर की स्थापना करने जा रहे हैं, तो ये चौथा डेटा सेंटर होगा। इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट भारत में 3 डेटा सेंटर ऑलरेडी स्थापित कर चुका है। एक तो पुणे में कर चुका है, उसके बाद मुंबई में किया था और उसके बाद चेन्नई में किया था। तो मुंबई, पुणे और चेन्नई के बाद अब हैदराबाद में भी स्थापित किया जाएगा इसको। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है इसका वॉशिंगटन और इसके CEO और चेयरपर्सन है सत्य नडेला। और आपको पता है ये जो डेटा सेंटर है इसको बनाने में लागत कितनी आएगी? इसकी कॉस्ट आएगी 15,000 करोड़, 15,000 CR। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा बैंकिंग इंस्टीट्यूट है जो कि डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस सप्ताह मना रहा है 7 से लेकर 11 मार्च तक? तो ये बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारा सेंट्रल बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये जो वीक मनाने का फैसला लिया है, इसकी थीम रखी है आउटरीच एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डिजिटल पेमेंट। इसका मेन मोटो ये है कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिजिटल भुगतान का ही यूज़ करें, मतलब कैश का यूज़ कम से कम करें। आप कैश का लेन देन बिल्कुल ना कर दीजिए, बिल्कुल कम कर दीजिए और हर जगह पर ऑनलाइन पेमेंट्स गेटवे का ही यूज़ करिए। जैसे कि पेमेंट हो, पेटीएम हो गया, भारत पे हो गया, या फिर कोई भी UPI आप यूज़ कर सकते हो, लाइक गूगल पे वगैरह कुछ भी। बट हाँ, सरकार भी लगातार प्रमोट कर रही है, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी लगातार प्रमोट कर रही है और RBI का भी कहना है कि हम लोग वाइट मनी की ही तरफ जाएं। इससे क्या होगा? डबल फायदे होते हैं। एक तो आपका पैसा वाइट मनी ही रहता है और वो देश के काम आता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आपके पास
सारी चीज़ की रिसीट होती है, मतलब सारा डेटा, आपने कितना पैसे का लेन देन किससे किया है, वो सब कुछ आपके पास लिखित में अपने आप हो जाता है। आरबीआई की स्थापना 1935 में करी गई थी, हेडक्वार्टर है मुंबई, और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। आरबीआई के गवर्नर हैं इस टाइम पे शक्तिकांत दास। और सेबी की स्थापना 1992 में करी गई, एसबीआई 1955, और नाबार्ड की स्थापना 1982 में करी गई। और आपको पता है ना, मैंने आपको 4 दिन पहले ही बताया था, अभी हाल ही में सेबी की नई चेयरपर्सन अपॉइंट करी गई हैं, और इनका नाम क्या है? इनका नाम है माधवी पुरी। क्या नाम है? माधवी पुरी। और माधवी पुरी सेबी की आज तक की पहली महिला चेयरपर्सन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एसबीआई के चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा, और नाबार्ड के हैं गोविंद रजलू चिंताला। अगला क्वेश्चन है, भारतीय एयरटेल ने अभी हाल ही में कौन से बैंक के साथ एक पार्टनरशिप करी है? और इस बैंक के साथ मिलकर भारतीय एयरटेल ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड अपना लॉन्च किया है। तो ये इन्होंने पैक्ट साइन किया है एक्सिस बैंक के साथ, और इस कार्ड का नाम रखा गया है एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। इस कार्ड की खास बात यह होगी कि आप इसमें प्री मैच्योर लोन जो है उन सभी को तुरंत अवेल कर सकते हो। मतलब कहने का आप ऐसे समझ लो कि जैसे आपको एक क्रेडिट कार्ड मिला तो कुछ तो आपकी क्रेडिट लिमिट आपको मिलेगी। मान लेते हैं 5 लाख की आपको क्रेडिट लिमिट इसमें मिल गई। आपने 5 लाख यूज़ किया 1 साल तक, और काफ़ी पैसा आप यूज़ भी करते रहे और चुकाते भी रहे। इससे क्या होगा कि आपका सिविल स्कोर बढ़ गया। अब सिविल स्कोर जब आपका बढ़ गया, बैंक देख रहा है कि आप पैसा लेते भी हो और टाइम से चुका भी देते हो, तो कहने का मतलब आप एक ऑथराइज्ड यूज़र हुए उस बैंक के। कहने का मतलब यह है कि आप उसके प्रीमियम कस्टमर हुए। तो इस केस में क्या होगा, बैंक आपको प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर कर देगा। लाइक बैंक को लगता है आपके सिविल स्कोर के हिसाब से कि आप 10 लाख रुपए तक का लोन आराम से ले सकते हो, तो बैंक क्या करेगा, आपके अकाउंट पे 10 लाख का प्री अप्रूव्ड लोन दे देगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपके डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी बैंक में जमा है, और इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप एप्लीकेशन से सीधे केवल एक क्लिक पर यह 10 लाख रुपए ले सकते हो लोन पे। आपको इसके लिए बैंक तक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, आपका पेमेंट अप्रूव हो जाएगा, और ये 10 लाख रुपए पूरा आपका ऐड हो जाएगा कार्ड में। अब उसके बाद आप कार्ड से जहां मन हो वहां इसे खर्च करिए। तो ये इसका मेन बेनिफिट है। इसके अलावा बाई एंड पे लेटर वाले जो ऑफर्स होते हैं आप उनको भी अवेल कर सकते हो। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में करी गई थी, हेडक्वार्टर है मुंबई, और इसके चेयरपर्सन है अमिताभ चौधरी। यस बैंक साल 2004, आईसीआईसीआई 1994, एचडीएफसी बैंक भी 1994। यस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई, आईसीआईसीआई बैंक का है वडोदरा, एचडीएफसी बैंक का है मुंबई। यस बैंक के चेयरपर्सन है प्रशांत कुमार, आईसीआईसीआई के हैं इस टाइम पे संदीप बख्शी, और एचडीएफसी के हैं शशिधर जगदीशन। अगला क्वेश्चन है, आईआरसीटीसी ने अभी हाल ही में कौन सी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके डिजिटल टिकटिंग सर्विस लॉन्च करी है? तो आईआरसीटीसी ने अभी हाल ही में पेटीएम के साथ एक पैक्ट साइन किया है, और इसकी मदद से भारत भर के सभी स्टेशंस में ऑटोमेटिक टिकटिंग वेंडिंग मशीन इस तरीके की लगाई जाएगी। इस मशीन में आपको क्यूआर कोड दिखेगा, आपको जहां से जहां तक की भी टिकट लेनी है स्क्रीन में आप एंटर करिए, एक क्यूआर कोड मिलेगा, उसको स्कैन करिए और पेटीएम से सीधे आप पे कर दीजिए, आपकी टिकट यहाँ से निकल आएगी। टिकट के अलावा आप प्लेटफॉर्म टिकट्स भी ले सकते हो, और अगर आप सीजनल टिकट्स यूज़ करते हो, ठीक है, जैसे एमएसटी वगैरह अगर आप यूज़ करते हो तो आप उसे रिचार्ज भी करा सकते हो। तो ये काफ़ी बेहतरीन इनिशिएटिव लिया है आईआरसीटीसी ने। और पेटीएम की स्थापना 2010 में करी गई थी, इसका हेडक्वार्टर है नोएडा, और पेटीएम के सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा। कौन है? विजय शेखर शर्मा। अगला क्वेश्चन है, एट विच प्लेस इंडिया श्रीलंका बाईलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज जिसका नाम है स्लिनेक्स, इसको अभी हाल ही में आयोजित किया गया। तो भारत और श्रीलंका के बीच में मैरीटाइम एक्सरसाइज इस बार कंडक्ट करी जा रही है ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापत्तनम से। और ये कब से कब तक आयोजित करी जा रही है? ये 7 मार्च को शुरू हो चुकी है और ये ख़त्म होगी कल, मतलब 10 मार्च को ये ख़त्म होगी। इस बार स्लिनेक्स का कौन सा एडिशन आयोजित किया जा रहा है? इसका 9वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़, इसमें भारत की तरफ से आईएनएस किर्च हिस्सा ले रहा है। कौन सा? आईएनएस किर्च। और यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कितने फेज़ में एक्सरसाइज हो रही है। तो ध्यान रखिए, ये एक्सरसाइज 2 फेज़ में कंडक्ट करी जा रही है। पहला फेज़ जो इसका है उसका नाम है हार्बर फेज़। हार्बर मतलब ये जो एक्सरसाइज होगी ये पोर्ट में होगी, और दूसरा फेज़ जो है ये सी फेज़ है, ये समुद्र में होगी।
तो हार्बर फेज का मतलब यह है कि पोर्ट में, तो कौन से पोर्ट में हो रही है? विशाखापत्तनम में। और सी फेज जो एक्सरसाइज होगी ये होगी बे ऑफ बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, विच स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन ड्राइव फॉर विमेन हैज बीन लॉन्च्ड बाय एमएसएमई मिनिस्ट्री। अभी हाल ही में हमारे एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा महिलाओं को सशक्त करने के लिए स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन ड्राइव लॉन्च करी गई है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है सामर्थ्य। क्या नाम है? सामर्थ्य। अब देखिए, जो सामर्थ्य नाम की ड्राइव लॉन्च करी गई है, इसका मेन मोटो ये है कि पूरे भारत भर की रूरल एरियाज में रहने वाली 7500 महिलाओं को मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी, मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी, स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी। सीधा सा कहने का यह मतलब है कि महिलाओं को इस तरीके से ट्रेन किया जाएगा कि वो अपने घर का जीवन यापन खुद की कमाई से कर सकती हैं। ठीक है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई इस टाइम पर किसके पास है? इसके मिनिस्टर हैं इस टाइम पे नारायण राणे। कौन है? नारायण राणे। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एमएसएमई कौन है? ये हैं भानु प्रताप सिंह वर्मा। और ये ड्राइव कहाँ पर लॉन्च करी गई? नई दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड डोनेट अ पेंशन कैंपेन अंडर प्रधानमंत्री श्रम योगी मन धन स्कीम। कहने का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मन धन योजना के अंतर्गत डोनेट अ पेंशन नाम का कैंपेन अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया? इसको भूपेंद्र यादव के द्वारा लॉन्च किया गया। भूपेंद्र यादव इस टाइम पे यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर हैं। अब ये जो इन्होंने डोनेट अ पेंशन कैंपेन लॉन्च किया है, इस कैंपेन के तहत इनका कहना है कि हमारी सोसाइटी में आसपास जो हमारी हेल्प करने वाले लोग होते हैं, हमें कहीं ना कहीं उनके लिए डोनेट करना चाहिए, ये समझ के कि आप उनकी पेंशन सुरक्षित कर रहे हो, ये पैसा उनके बुढ़ापे में काम आएगा। तो भूपेंद्र यादव ने इनके जो गार्डनर हैं, जो इनके बागीचों की देखभाल करते हैं, उनको एक हैंडसम अमाउंट देकर इन्होंने इसकी शुरुआत करी है। और इसके अलावा सभी लोगों से अपील करी गई है कि आपके घर के आसपास जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, जैसे कि आपके ड्राइवर्स हो गए, आपके घर में कोई खाना बनाने वाली महिला आती है, या फिर और भी कई तरीके के हेल्पर्स हैं, आप उन सभी को डोनेट कर सकते हो, ये समझ के कि एक तरीके से उनकी पेंशन के लिए। और आप सभी ध्यान रखिए, ल्यूसेंट जैकपॉट सीरीज़ मैं चला रहा हूँ डेली 10 क्लासेस की ये सीरीज़ है, और आज इसकी 6वीं क्लास होनी है। यहाँ पर 5 लिखा है लेकिन 6वीं क्लास होनी है, 5 क्लास हो चुकी हैं। तो ये आज दोपहर 3 बजे ना होके शाम को 8 बजे होगी। ठीक है। और क्लास का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बार आप लोग जरूर जाया करिए, वहाँ बहुत कुछ दिया हुआ है, आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। तो इस क्लास का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। क्लास को खोलने के लिए अनलॉक कोड है वरुण 777। ये क्लास पूरे तरीके से फ्री है। अगर आप इस सीरीज़ का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम है, आप अभी अवेल कर सकते हो। और डेली यहाँ पर मैं क्लास ले रहा हूँ अभी आपके लिए, इसी वजह से क्योंकि अगले महीने से आपका एग्ज़ाम चालू है। और बाकी अगर आप प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं तो 2 मार्च से अभी नया बैच स्टार्ट हुआ है, 1 साल के कंप्लीट करंट अफेयर्स का, जिसमें आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए मेरा दावा है कि आप आराम से करंट अफेयर कर पाओगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अनलॉक कोड वरुण 777 है और डिस्काउंट कोड भी वरुण 777 ही है। वरुण 777 की मदद से मार्च के इस टाइम पे ऑफर्स फिर से चल रहे हैं, इन ऑफर्स को आप अवेल कर सकते हो। और साथ में इस कोड की मदद से 15% तक का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली एट विच प्लेस ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन हैज़ ऑर्गेनाइज्ड मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस। कहने का मतलब ये है कि अभी हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन किया गया है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन के द्वारा, जिसको GSMA बोलते हैं। कौन सी जगह पर इस बार इसका आयोजन किया गया? तो बार्सिलोना में इसका आयोजन किया गया। बार्सिलोना कहाँ पर पड़ता है? ये स्पेन में पड़ता है, स्पेन का एक शहर है बार्सिलोना। अब देखिए इसका मेन मोटो क्या था, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 क्यों आयोजित करी गई? इसका मेन मोटो है फोकस ऑन 5G। 5G पर अब हमें फोकस करना है पूरे वर्ल्ड में, और इसके अलावा इसको मैक्सिमम तौर पर हमें एक्सपेंड करना है, मतलब जल्दी से जल्दी पूरे वर्ल्ड में हर एक कंट्री तक इसकी फैसिलिटी पहुंचानी है। ठीक है। और साथ में इसका इकोनॉमी पर भी क्या फ़र्क पड़ेगा उसके बारे में भी बात करी गई। जो जो देश इसको ऑप्ट करेंगे उनकी इकोनॉमी पर भी काफ़ी अच्छा खासा असर देखने को इसको मिलेगा। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो। कल सुबह 4 बजे फिर से यहीं पर मुलाकात होगी।